सर, अगर हुड्डा जी खुल के नहीं बोल पाए या इन केसेस से डर गए तो छत्तीसगढ़ वाला हाल हो सकता है। रूप में देखते हैं चुनाव से पहले तो एक तरह से ये बदले की कार्रवाई है। दिखा रहे स्ट्रॉन्ग दोनों है बीजेपी कांग्रेस इस टाइम पे हरियाणा में बीजेपी को तो स्ट्रॉन्ग ये सोच दूसरा मीडिया दिखा रहा होगा, बीजेपी नहीं किया जा सकता। अरे भाई दोष कुछ और अपराध किया, उसके घर का क्या मतलब है, घर का क्या दोष है? किसी की छत को गिराना तो आप बदमाशी है, गुंडागर्दी है। वही कब्जा रखना चाहते हैं। ये कब्जे की जो मानसिकता है, मैं सीएम नहीं तो मेरा बेटा सीएम, मैं एमएलए नहीं तो मेरा बेटा एमएलए, मैं एमपी बन गया तो सीट खाली हो गई, मेरा बेटे एमएलए को टिकट दो। ये जो बदमाशी चल रही है, किसी असली ओबीसी को पकड़ो तो सैनिक को पकड़ के उसको सीएम बनाया गया है। ये शराब बांट देगा, साड़ी बांट देगा, इलेक्शन में पैसे बांट देगा। हाँ, छुट्टी है और हरियाणा के लोग घूमने चले जाते हैं। कौन लोग घूमने चले जाते हैं? कितने लोग हैं जो आउटिंग कर? हरियाणा में काला कानून है और कोई बोले तो जिसकी सरकार है वो लोग कैसे इन लोगों को सस्पेंड कराना या डराने का काम करते हैं और पॉलिटिकली यूज करते हैं इनको। नमस्कार। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें हरियाणा का चुनाव होना है। 1 तारीख को मतदान होना था, लेकिन अब डेट बढ़ा करके आगे कर दी गई है, क्योंकि बीजेपी भी कई बार इस तरीके का आग्रह किया चुनाव आयोग के सामने कि डेट बढ़ा दी जानी चाहिए। और इस चुनाव को लेकर के, हरियाणा चुनाव को लेकर के खासकर बातचीत आजकल जो चल रही है, उसमें ये सर्वे भी तमाम आ रहे हैं, उसके आधार पर बातें कही जा रही है कि इस बार कहीं ना कहीं मोदी सरकार डर रही है इस चुनाव से, इसीलिए वो डेट बढ़ाने का आग्रह बार बार कर रही थी। क्या कहेंगे सर, हरियाणा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? इस बार जो हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए डर साबित हो रही है, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा का सारा सिंपल मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब डेट फिक्स करता है, सभी स्टेक होल्डर से पूछता है, सारा सर्वे करता है, तब कोई फैसला लेता है। और आम तौर पे छुट्टी वाले दिन अगर वोटिंग होती है तो ज़्यादा मतदान होता है। मजदूर, नौकरी करने वाले जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी अपनी मजदूरी पे गुजारा करते हैं, उन लोगों के लिए भी छुट्टी अगर दिन हो वो मतदान कर पाते हैं। यहाँ पर बहाना बनाया गया कि भाई यहाँ छुट्टी है और हरियाणा के लोग घूमने चले जाते हैं। कौन लोग घूमने चले जाते हैं? कितने लोग हैं जो आउटिंग करते हैं? या दिल्ली के भी कितने लोग हैं जो आउटिंग करते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं? जिनके पास ज़्यादा पैसा वही बाहर जाते हैं कि वो मतदान नहीं करेंगे। इनको लगा कि वही तो हमारी वोट है बीजेपी की। जो सेठ लोग हैं या पैसे वाले हैं वही हमारे मतदाता हैं। गरीब गुरबा तो हमारा इलाज कर देंगे। तो इस वजह से इस तरह के चुनाव में तब्दीली होना, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होने की बजाय बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया हो गया है और इसका एक तरह से राजनीतिकरण हो गया है। ये रबड़ स्टैंप हो गया है। ये देश के ऊपर कलंक है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मेजॉरिटी जनता भी, मेजॉरिटी एडवोकेट्स का ऐसी भावना है, ऐसा विचार है। लेकिन सर डेट तो बढ़ गई है, लेकिन क्या जो वहाँ के लोगों की भावनाएं हैं वो उसमें कुछ चेंज हो पाएगा इस बीच 2-3 दिन बदलने से? क्योंकि वहाँ के जो मुद्दे हैं वो जैसे किसानों के मुद्दे हुए, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, क्या इन्हीं सब पे चुनाव लड़ा जाएगा या और कुछ वहाँ के लोगों के लिए? देखिए, हाँ, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का भी मुद्दा है, गरीब लोगों का मुद्दा है, और हिंदू मुसलमान करने का जो जहर फैलाने की कोशिश है उसका मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार एक और होगा हरियाणा के इलेक्शन में। देश में एमएलए और एमपी को कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वे जनता के नुमाइंदे हैं। उनको सिर्फ सस्पेंड अगर कोई कर सकता है तो विधानसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति कर सकता है। वो भी तब कुछ दिन के लिए, घंटों के लिए, अगर वो कार्रवाई में बाधा डालता है तो। उनको वैसे कोई सरकारी अफसर सस्पेंड नहीं कर सकता। किसी भी एमएलए को चीफ सेक्रेटरी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। डीसी की तो औकात क्या है? एमपी को देश का कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं कर सकता। किसी सेक्रेटरी की तो औकात क्या है? तो मगर हरियाणा में काला कानून है, पंचायती राज एक्ट, जिसमें असली जो जनप्रतिनिधि है ग्राउंड लेवल के, जिनको ना सिक्योरिटी चाहिए ना सुरक्षा चाहिए, जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, जो एक एक आदमी को पर्सनली जानते हैं, उन लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है। डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के बावजूद भी, जो कि राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं अब, ग्राम पंचायतें भी और नगर निकाय भी, शहर के नगर पालिकाएँ, नगर निगम और ये सब। मगर जितने भी ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी स्थायी निकायों के जनप्रतिनिधि हैं, इनको
कानून के जरिए, हरियाणा का जो कानून है उस काले कानून के जरिए इनको सस्पेंड करने का अधिकार सरकार के पास है, थ्रू डीएम, डिप्टी कमिश्नर इत्यादि के जरिए उनको सस्पेंड किया जाता है। और बहुत बार असली जो हीरो हैं, असली जनप्रतिनिधि हैं, जो टिकट मांगने के लिए किसी दिल्ली चक्कर नहीं लगाना पड़ता, किसी पार्टी अध्यक्ष की चमचागिरी नहीं करनी पड़ती, जिनको स्टेटों में नहीं जाना पड़ता, स्टेटों की राजधानियों में बिना किसी की चमचागिरी करने के लिए टिकट के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, जो जनता के डायरेक्ट संपर्क में हैं, जो वहाँ से ग्रूम होके आगे बढ़ सकते हैं और देश में असली जनप्रतिनिधित्व तो दे सकते हैं, सही मायने में जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी के रूप में भी फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको यंग एज में ही, शुरुआत में ही उनको डिमोरलाइज किया जाता है। उनके सस्पेंशन के अधिकार के, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अमानवीय है। और हमारा जो सपना था फॉर फादर का, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लोगों का, फ्रीडम फाइटरों का, कि देश में गांधी जी का भी था कि देश में स्थानीय स्वशासन जो है, स्वराज्य जो है वो मजबूत होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि नीचे के लेवल के हैं, जो जनता के सीधे संपर्क में है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए और वही संस्थाएं सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसलिए इन एमएलए एमपीओं ने शरारत करके आज तक भी इनके दिमाग में ये नहीं आई कि इस देश के असली जो जनप्रतिनिधि हैं उन पे ये जो काला कानून है इसको ख़त्म किया जाए। इस इलेक्शन में ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के अंदर लाखों की संख्या में ऐसे प्रतिनिधि हैं। अब प्रेजेंट सरपंच, पंच, पार्षद जितने भी हैं, जिला परिषद और ये सब नगर निगम, और जितने पुराने हैं, जो जिंदा हैं, जिन्होंने ये बेइज्जती को सहन किया है कि कैसे अफसरशाही चलती है और कैसे हमारी आवाज़ खुलकर हम बोल नहीं सकते, और कोई बोले तो जिसकी सरकार है वो लोग कैसे इन लोगों को सस्पेंड कराना या डराने का काम करते हैं और पॉलिटिकली यूज करते हैं इनको अपनी पॉलिटिकल फंक्शनों के अंदर भीड़ लाने के लिए इन पे दबाव डालते हैं। तो कहीं और एक और मुद्दा हरियाणा में है, जो ये है कि हरियाणा में पूरा हरियाणा स्विट्जरलैंड हो जाए अगर पूरे हरियाणा के कच्चे रास्ते सारे के सारे कम से कम 30 फुट के कर दिए जाएं। 30 फुट के करने से क्या है, कोई भी छोटे से छोटा फार्मर भी, लैंड होल्डर भी, मजदूर भी, किसान भी, उनके बच्चे भी ज़मीन बेच के बाहर भागने की बजाय दूसरे देशों में अपने यहीं पे CLU लेके, CLU डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलनी चाहिए, चेंज ऑफ लैंड यूज, और उनके घरों में जाके मिलनी चाहिए, जैसे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। और जो लोग जो चाहें वो अपने मन मर्जी का रोज़गार पैदा कर सकते हैं और पूरा हरियाणा का विकास एकदम हो सकता है। यहाँ पे CLU का व्यापार हो रहा देश हरियाणा में, पहले की सरकारों ने भी और इस सरकार ने भी, जिसको चाहे CLU दे दी, जिसको नहीं चाहा, और बड़े भारी पैमाने पे अफसरशाही रिश्वतखोरी चलती है और बड़ी रिश्वत दे दे के ऐसे पदों पे रहा जाता है और सीधी रिश्वत CM तक जाती है। पहले भी गई है, अभी भी, इन दिनों में भी ये होता है। और ये काला कानून और एक काली व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। मानवीय व्यवस्था के लिए हरियाणा के लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे इस बार के इलेक्शन में। और दूसरा कि जो ये परिवारों में टिकट बांटने का चलन है, ये भी इनके वही कब्जा रखना चाहते हैं। ये कब्जे की जो मानसिकता है, मैं CM नहीं तो मेरा बेटा CM, मैं MLA नहीं तो मेरा बेटा MLA, मैं MP बन गया तो सीट खाली हो गई, मेरा बेटे MLA को टिकट दो। ये जो बदमाशी चल रही है, ये देश के अंदर डेमोक्रेसी का विनाश करने के लिए लगातार जारी है। सभी पार्टियों में ये हो रहा है। युवा मतदाता खास तौर पे इन पर नज़र रखते हैं और इसका बहुत भारी असर होगा। जो नए लोगों को टिकट देगा और अच्छे लोगों को टिकट देगा और बिना धनाढ्य लोगों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देगा, जिनके पास पैसा है ज़्यादा, पैसा ज़्यादा होने का मतलब भ्रष्टाचारी होना पक्का, क्योंकि गड्ढे में ही पानी इकट्ठा होता है, बरसात में और कहीं पानी नहीं इकट्ठा होता, थोड़ी देर में सूख जाता है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पैसे का संचय है, अस्तित्व में ना राजा प्रजा का प्रोविजन है, ना नौकर मालिक का है, ना संचय का है। कहीं नज़र दौड़ाओ, आदमी को छोड़ के कोई संचय कर रहा है क्या? कोई जंगली जानवर संचय कर रहा हो, कोई पेड़ पौधा संचय कर रहा हो, इकट्ठा करना। ये संचय जहाँ जहाँ पर है वो भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं। तो ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए टिकट देना, ये एक बदमाशी चल रही देश में। और नेता भी सोचते हैं इसके पास पैसा है, ये शराब बांट देगा, साड़ी बांट देगा, इलेक्शन में पैसे बांट देगा और ये जीत जाएगा। ये मानसिकता ख़त्म करनी होगी। हरियाणा में इसके दुष्परिणाम हो गए अगर इस आधार पर टिकटें बांटी गई तो। आपने कहा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देश में हरियाणा में है, और हाँ, तो उसको लेकर के क्या जो नायब सिंह सैनी बनाए गए, चेहरे बदले गए, इन्होंने कुछ काम किया बेरोजगारी को लेकर? देखो ये चेहरा तो इसलिए बदला इन्होंने और कोई मकसद नहीं है ना, वो पावरफुल हो जाए, वो काम करा, ऐसा कुछ नहीं है। इनको लगा कि 2024 में जो झटका लगा, OBC वोट खिसक गया बीजेपी से,
लोगों को समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर झूठा ओबीसी है, वो अपनी जात को ओबीसी में डलवाया है। उस समाज के लोग, प्राइम मिनिस्टर मोदी की समाज के लोग जो तथ्य बताते हैं, जो लोग बताते हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो हमें नॉलेज मिली कि 40 से 42% लोग इस समाज के साक्षर थे, पढ़े लिखे थे अंग्रेजों के समय में 1923-35 के आसपास। बताइए किस समाज के लोग इतने पढ़े लिखे थे? वो ओबीसी समाज था क्या उस वक़्त? ये ओबीसी नकली ओबीसी बने, समाज में पूरा देश में फैल गई बात। अब इन्होंने सोचा कि फिर किसी असली ओबीसी को पकड़ो, तो सैनी को पकड़ के उसको सीएम बनाया गया है सिर्फ इस वजह से कि किसी भी तरीके से लोगों को जाति पाति रिलीजन के आधार पर एक बार वोट ले लो, एजेंडा तो वही लागू होगा जो आरएसएस का एजेंडा है, विध्वंसकारी, विभाजनकारी, और सत्ता में बने रहना है। फिर अपनी मर्जी से ऊपर संविधान करते रहो, नीचे सारी वो गड़बड़ करो जो संविधान के खिलाफ है। संविधान की हत्या बिना संविधान के होते हुए हो रही है, तो इसी वजह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देश के हरियाणा के लोग समझ रहे हैं कि ओबीसी चेहरा लाना इनकी मजबूरी था, दिल से ये ओबीसी वाले नहीं हैं। उनका विकास हो जाए, होते तो देश में जनगणना करवा देते, होते तो सारी नौकरियों में उनको जितनी उनकी आबादी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन दे देते। उनमें से एक काम नहीं हुआ, एक काम नहीं किया। ये लोग किसी भी तरह लोगों को बहला फुसला के इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं ओबीसी की काउंटिंग से, और ओबीसी को पूरी रिजर्वेशन उनकी संख्या के आधार पे। अगर हरियाणा में ओबीसी के चक्कर में फंस गए, सैनी जी के चक्कर में कि उसको सीएम बनाया है, तो ओबीसी को अगले 10-20 साल और अन्याय का सामना करना पड़ेगा, उनको अपना हक नहीं मिलेगा। सर, लेकिन आपने परिवारवाद पर बात की और उस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसीलिए क्या ईडी सीबीआई छापा मार रही है, आरोपी बना रही है, कुर्की कर रही है, जब्त कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ जिस तरीके से प्रॉपर्टी को कुर्की गई, तो क्या लगता है परिवारवाद भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ और कांग्रेस में ही रह गया है? देखिए ये सारी पार्टियों में ये है, ये परिवारवाद भ्रष्टाचार, ये दोनों सगे भाई बहन हैं। परिवारवाद अपने आप में भ्रष्टाचार है, इसी वजह से उसी वाद को मजबूत रखने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। पैसा ठगी ठोरी से ही आता है, मेहनत से का पैसा तो नहीं होता। अगर आप रियल में लोगों के हित में हैं तो लोग आपको जनप्रतिनिधि बना देंगे, अगर नहीं बनाते तो अपना काम करिए। सारी उम्र के लिए कोई पट्टा करवाना या रजिस्ट्री करवाना लोकतंत्र नहीं इस बात को अलाउ करता। लोकतंत्र सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी की बात करता है। लोकतंत्र मानवीय व्यवस्था की बात करता है, किसी की तानाशाही या परिवारवाद या पूंजीवाद इन वादों की बात नहीं करता। तो हरियाणा में भी उसी तरह से है कि उनको ईडी आरडी के जो केस हैं, ये जितने चाहे हमारे पुराने नेता हैं, अब सबको ईडी आरडी में फंसाया जा सकता है। इलेक्शन वेंडेटा तो है ही है, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन आदमियों को भी तो चौकस होने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि बनते हो, अरे भाई इतना पैसा इकट्ठा आता कहाँ से, इकट्ठा करते क्यों हो कि आपको फिर सीबीआई ईडी इससे डर लगे, फिर आपको चुप रहना पड़े, आपको गूंगा होना पड़े, या आपको दिन में कांग्रेस में रात को बीजेपी में क्यों होना पड़ता है। तो इसलिए सारे नेताओं को ये सोचने की ज़रूरत है, और हरियाणा के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि हरियाणा के लोग जनप्रतिनिधि उनको बनाएं जो उस लेवल के लोग हों। परिवारवाद से, लेकिन ये कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? चुनाव से पहले तो एक तरह से ये बदले की कार्रवाई है, उसके बावजूद भी अगर चुनाव से पहले ये कार्रवाई हो रही है और हुड्डा जी या कोई भी नेता किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का बीजेपी को छोड़ के उससे डरता है, दबता है, तो इससे साबित होता है, ये साबित हो जाएगा कि कुछ पानी मरता है, यानी आप वाकई भ्रष्टाचारी हो। अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो फिर आपको ना जेल जाने से डर, ना बोलने से डर होना ही नहीं चाहिए। तो कम से कम ये आप वाले भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है तो अदालत फैसला करेगी, मगर ये बोलने से तो नहीं रुके, ये डरे तो नहीं, जो ही जमानत हुई बाहर फिर आके बोलते हैं। तो कम से कम ये इस मामले में औरों से आगे हैं। छत्तीसगढ़ वाला हाल नहीं होगा कि यहाँ पर उसी तरीके का कुछ हार का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को इसी सब वजह से? हाँ, अगर हुड्डा जी खुल के नहीं बोल पाए या इन केसेस से डर गए तो छत्तीसगढ़ वाला हाल हो सकता है। तो इस सर्वे में सर दोनों को एक दूसरे के लगभग दिखा रहे स्ट्रॉन्ग दोनों है, बीजेपी कांग्रेस इस टाइम पे हरियाणा में। बीजेपी को तो स्ट्रॉन्ग ये सोच दूसरा मीडिया दिखा रहा होगा। बीजेपी के पास तो पैसा इतना है, काला धन इतना है, और इतना इलेक्ट्रल बॉन्ड से भ्रष्टाचार का पैसा है, ये तो किसी से कुछ भी लिखवाओ। सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये तो उनका गुलाम है, क्योंकि सारे व्यापारियों के हैं, व्यापार करते हैं, सरकार से अनड्यू बेनिफिट उठाते हैं, गैरकानूनी फायदे उठा रहे हैं, पूंजी बढ़ गई इन लोगों की।
देश का पैसा खा खा के। मेहनत करे देश के लोग, मेहनत करे देश के बेटा बेटी इनकी कंपनियों में, पैसा लेके अपने घर बढ़ जाते हैं। सारा का सारा हिसाब करना होगा इस देश में इन लोगों का, सबका। तो इस वजह से हरियाणा में भी अगर इस तरह के छापों से कोई डरता है तो तुरंत पार्टी को ऐसे कैंडिडेटों को बदलना चाहिए और ऐसे कैंडिडेटों को सीएम का चेहरा भी नहीं बनाया जाना चाहिए अगर डरते हैं तो। हरियाणा में विनेश फोगाट का कुछ मसला रहेगा इस बार की, जिस तरीके से उन्हें पहले निकाल दिया? विनेश फोगाट की जो बेइज्जती की गई है और जो उस बेटी की हिम्मत को हम सलाम करते हैं, पूरा हरियाणा सलाम करता है, पूरा देश सलाम करता है। उनका कितना स्वागत हुआ है। और वाकई इन सारी चीज़ें राजनीतिक मुद्दे हैं ये, क्योंकि राजनीति ने ही उनका भविष्य चौपट करने की कोशिश की। राजनीतिक लोगों ने ही उनसे, जिन लोगों ने अपराध किया उनको टिकट दी दोबारा। राजनीतिक लोगों ने ही उस वक्त चुप रहे, गूंगे रहे, एक शब्द नहीं बोले। इस पहली बार देखा है कि इस देश में कोई पीएम इतना इनसेंसिटिव हो सकता है, संवेदनहीन हो सकता है। ऐसा कोई भी आदमी, कोई भी नेता इस देश को सहन नहीं होगा और देश को सहन भी नहीं करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या तमाम जो राज्य हैं बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, तो क्या इस चुनाव में ये भी मुद्दा बनेगा बुलडोजर की कार्रवाई? क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि चाहे कोई आरोपी हो तो आरोपी होने की वजह से या दोषी भी हो तो उसके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन नहीं किया जा सकता। अरे भाई, दोष कुछ और अपराध किया, उसके घर का क्या मतलब है? घर का क्या दोष है? किसी की छत को गिराना तो आप बदमाशी है, गुंडागर्दी है। और ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, बहुत जल्दी बंद होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वरना गुंडागर्दी इस तरह के हैं, इसके परिणाम बड़े घातक होंगे देश के लिए। ये गलत बात है। ये ट्रेंड और इस देश के युवा और इस देश के लोग इसको ना सही मानते, ना सही ठहरा सकते। चंद लोग सत्ता में रह के इसका मिसयूज करके अगर इसी को न्याय कहते हैं तो इनकी बड़ी भारी भूल है इस देश के लिए। तो इस मुद्दे को हरियाणा में भी ये मुद्दा रहेगा कि नेचुरल है, नफरत फैलाने वाली नेचुरल जो भी नफरत, नूह में आता है ना, नूह में कई बार दंगे जो भी हुए। नफरत फैलाएगा उसको देश के लोग सबक सिखाएंगे। देश और दुनिया नफरत से नहीं चलेगी, देश और दुनिया नफरत से नहीं चलती, घर और समाज नफरत से नहीं चलता। प्यार से सब अपने होते हैं और प्यार की ही जीत होती है। तो प्यार बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और नफरत की राजनीति को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी। वो होगा हरियाणा के इलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।